है क्या। देखिए, जब भी आपको बाहर हायर स्टडीज के लिए जब जाना होता है ना, यू हैव टू पास सम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। जो बाहर के ममालिक हैं वो ये चेक करते हैं कि क्या ये जो भी स्टूडेंट है वो इस तरह से होता है कि क्या ये स्टूडेंट अगर बाहर जाता है तो क्या वो ये एग्जाम मतलब इन पैटर्न्स लाइक उसकी लिसनिंग अच्छी है, उसकी स्पीकिंग अच्छी है, क्या वो बाहर के लोगों के साथ जाके बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। इन केस अगर वो वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो हाउ कुड ही सर्वाइव। तो आयर्स है, पीटी है, डुओलिंगो है, इसके अलावा लैंग्वेज सर्ट है, इस तरह के और बहुत सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो स्टूडेंट को देने होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि जी हमारी ये रिक्वायरमेंट है और आपको इस तरीके से एग्जाम्स देने हैं। अगर आप उसके अंदर कुछ बैंड स्कोर कर लेते हो, प्लस अगर आपके एग्जामिनेशन मार्क्स अच्छे हैं प्लस, तो आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है। बट आयल्स करना बहुत जरूरी है। आप एम्बेसी के भी जब एम्बेसी में जाते हो, फिर फाइनली जब अगर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी आपको कॉल करती है, यूनिवर्सिटी आपको वीजा भेजती है, तो उसके बाद एम्बेसी में भी वो ये देखते हैं कि क्या ये स्टूडेंट जो है ये आयल्स इसने क्लियर किया हुआ है, ये बाहर जाएगा तो ऐसा इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। इवन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एक लिसनिंग का एक टेस्ट होता है जिसमें आपको एक मैप दिया जाता है कि आपको अगर कोई मैप दिया जाए और आपको कहा जाए कि हाँ जी जी आपका फलानी जगह स्टे है और आपने फलाने रूम में जाना है, तो क्या आप मैप के थ्रू उस रूम तक पहुंच सकते हो। तो इस तरह के उन्होंने टेस्ट रखे हुए हैं ताकि जब आप लोग वहां पे जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। तो होता ये था, स्टूडेंट्स बाहर जाते थे, वो वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे इंग्लिश में, और फाइनली क्या होता था, वो बच्चे वापस आ जाते थे। और अभी भी ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं डन बेस्ड आयल्स करवाते हैं। तो कभी भी देखें, जब आपने बाहर जाना है ना, तो एक चीज याद रखिएगा कि बाहर जाने के लिए दो नंबर ही नहीं चलेगी। अक्सर लोग आप लोगों को कहेंगे अच्छा ठीक है हमारे पास आ जाओ, हम आपको डन बेस्ड जो है ना वो एग्जाम्स करवा देते हैं। यानी कि डन बेस्ड का मतलब है कि हम आपसे टेस्ट के कुछ पैसे पैसे ले लेंगे। तो हम आपसे कुछ टेस्ट के पैसे ले लेंगे, ठीक है, और आपको बस प्रेजेंस शो करनी है कि मैं आ गया हूं। लेकिन आपका पेपर उन्हीं का कोई एक बंदा दे रहा होगा और इस तरीके से आपका आयल्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह का कभी कोई आपने काम नहीं करना। अगर आपको कोई कहता है ना जी हम आपका डन बेस्ड कर देंगे, आप उन्हें कहें नहीं जी, बजाय इसके कि इधर से आप डन बेस्ड करें और वहां जाएं और वहां जाके आपके लिए फर्दर आगे कोई प्रॉब्लम हो, और वो आपका कहीं से भी जब आप उनके साथ स्पीकिंग करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो आपको फिर ऐसे का ऐसे ही वापस भेज देंगे। तो वो एक बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि अगर वो आपको उठा के और अपने मुल्क से बाहर भेजें और आपको डीपोर्ट करें, उससे बेहतर है कि आप जो एक सही रास्ता है, जो एक सच्चा रास्ता है, जो एक मेहनत का रास्ता है, उसके थ्रू आप आइल्स को प्रिपेयर करो, ठीक है। और बाकी सिंपली ये है, अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हो, या जैसे हम आजकल बीएस में जब जाते हैं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हम एग्जाम्स देते हैं, इसी तरीके से, तो इसी तरीके से जो है अ, मतलब हम लोग जो हैं, मतलब जैसे बीएस के लिए आपको कोई एंट्री टेस्ट देना पड़ता है या कुछ इसी तरीके से, उसका एक पैटर्न होता है। तो आयल्स का भी एक पैटर्न है जो आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। इसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं और इसके भी कुछ नोट्स हैं जो आपको प्रॉपरली फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर जाके आपका आयल्स टेस्ट क्लियर होता है। अब इस चीज में आपने ये नहीं पढ़ना कि जी ये बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान है। मैंने आज तक कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहा कि चीज बहुत मुश्किल है या कोई सब्जेक्ट है वो बहुत आसान है। भाई बात ये है कि आपके सामने एक एग्जाम है, आपने देना ही देना है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है या कुछ भी है, अगर आपने अच्छे मार्क्स ले लिए तो आपकी अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी होगी, जैसे मेरिट बनता है ना आपका। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, पीछे से आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग है, तो आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। फिर आपके पास चॉइसेस बहुत होंगी कि आपने जर्मनी में जाना है, आपने फ्रांस जाना है, आपने इटली जाना है, आपने यूके जाना है, आपने शेंजन कंट्रीज, आपकी मर्जी की इंस्टीट्यूट होगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो
आपकी मर्जी की इंस्टीट्यूट नहीं होगी, फिर यूनिवर्सिटी सोचेगी कि आपको रखना है कि नहीं रखना। ये सेम इज द केस कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेरिट बना लेते हैं, वो एमबीबीएस चले जाते हैं, वो अपना इंजीनियरिंग का मेरिट बनाते हैं, वो अपना बीएसएआई बनाते हैं, उनकी अपनी की मर्जी की यूनिवर्सिटी होती है। लेकिन जो लोग मेरिट पे नहीं आते, उनके साथ क्या होता है? सिंपली, ठीक है। तो दैट इज ऑल द गेम जो कि हमें देखनी है। तो एक चीज याद रखें कि कोई भी चीज बगैर मेहनत के आपको कभी भी नहीं मिलती। बस इतनी सी बात है जो लुबे लबाब अगर मैं आपको बताऊं तो वही है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं है। और अगर आपको फर्दर स्टडीज करने का शौक है, तो स्टडी करने वाले बच्चे को तो मेरे ख्याल है ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मैंने कम मेहनत करनी है या मैंने ज्यादा मेहनत करनी है, या चीज मुश्किल है कि आसान है। बस जी सामने आके एक एग्जाम है और अब आपको उसका प्रिपरेशन करना है। चाहे आप मेहनत जितनी, जितना फिर घोड़ा उतना मीठा है, मेहनत कर लेंगे तो वन टाइम मेहनत है ना, उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बन जाती है। तो ये है इसमें ओवरऑल सारा। इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज आयर्स। अब हम इस कुछ आउटलाइन के ऊपर जाएंगे और ओवरव्यू देखेंगे हम इसके एग्जाम स्ट्रक्चर का, कि इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसके देखेंगे कि इसके जो 4 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आ जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। और हमें आयल्स क्यों करना चाहिए ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आयल्स असल में है क्या। आयल्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। ये आप समझ लें कि इसका जो एक मुखफ़फ़ है उसको कहते हैं। और ये क्या है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट दैट असेसेस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज करता है। सिंपल इज दैट, कि आपके अंदर कितनी एक जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, आप उस लैंग्वेज को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, आप बाहर जाते हो आप किस तरीके से बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे। क्योंकि यहाँ पे जो डन बेस्ड स्टूडेंट्स जाते हैं ना, आपको पता है हमें वो कह रहे होते हैं हमारे थीसिस लिख दो। और वो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज से डन बेस्ड उठ के चले जाते हैं कि जब हम उनका थीसिस कर रहे होते हैं पीएचडी लेवल पे, कि जी हमें थीसिस करके दे दें, लिटरली उनका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल इतना लो होता है, इतना लो होता है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा होता कि हमारा जो प्रोफेसर है ना, उसने हमें असाइनमेंट क्या दी है। और वो एक स्टेटमेंट होती है और हम स्टूडेंट से ये पूछ रहे होते हैं जी ये एक स्टेटमेंट तो आ गई, लेकिन आपके टीचर ने आपको कोई आउटलाइन दी होगी थीसिस की जो आपने लिखना है, और आप देखें पीएचडी में सारा थीसिस राइटिंग ही है, ऐसे ही है। तो वो थीसिस आपने लिखना होता है और उन बेचारों को ये समझ ही नहीं आ रही कि जी मेरा जो प्रोफेसर है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जो डन बेस पे उधर चले जाते हैं, पहले साल 6 महीने ये वहां पे नहीं चल पाते ना इनको। और लिटरली हमें पता है स्टूडेंट्स क्या कह रहे होते थे जिनको इंग्लिश नहीं बोलने आती थी। मोस्टली ना अभी इन्होंने ना केपीके के और बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिनका डोमिसाइल बलूचिस्तान का और केपीके का है, बाहर वो बैन कर दिए। उसकी रीजन ये थी कि डन बेस चले जाते थे, 2 नंबरी करके उधर पहुंचते थे, क्योंकि वहां पे यूनिवर्सिटीज का लेवल ये, सॉरी टू से, क्योंकि हमारा होता रहता है कि बच्चे को सही तरह इंग्लिश भी नहीं आ रही होती, फॉर्म्स फिल करने नहीं आ रहे होते हैं, पैसा है ना उसके पास वो बाहर चला जाता है। सिंपल इज दैट। तो हमने कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे कि वो इस तरीके से डन बेस्ड लाइक उन्होंने पैसे दे के पहले तो पाकिस्तानी डिग्री हासिल की हुई थी, फिर पैसे दे के ही वो बाहर चले गए, और जब वो बाहर गए तो वो वहां पे फंस गए। तो अभी जो है इंटरनेशनली आप मतलब ये हमारे लिए बड़ा एक डिसऑनर की बात है कि भाई हमारे 2 सूबों के जो इंटरनेशनल वीजाज हैं, स्टडी वीजाज, वो अब अलाउड ही नहीं है, बैंड। पंजाब को वो अलाउ करते हैं, सिंध को वो अलाउ करते हैं, ठीक है, और हमारे बाकी सूबों को वो अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं सिर्फ इन 2 सूबों से बच्चे आएंगे जिनके डोमिसाइल पंजाब का होगा या सिंध का होगा, और बाकी वो सूबों के हमें अलाउ नहीं कर रहे। अब आप सोचें कि हमारे इन सूबों ने ऐसा क्या किया है, और वो हम देख रहे होते हैं जब हम उनके थीसिस लिखते हैं, ठीक है, और हमें आइडिया हो रहा होता है कि इनके अंदर बिल्कुल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं है। तो दैट इज बेसिकली योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो बजाय इसके कि वहां जाके परेशान हो, आप ये टेस्ट जो है गलत तरीके से पास करने की बजाय सही तरीके से पास कर ले, ताकि आपको वहां जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा ना हो कि वो 6 से 7 महीने में उनका प्रोफेसर आप स्टूडेंट के बारे में कोई कंप्लेन कर दे और वो उठा के उसको 7वें महीने वो पाकिस्तान पहुंचाओ।
क्योंकि इन्होंने जब वीजा कंसल्टेंट्स को पैसे दिए होते हैं वो भी ठीक ठाक होते हैं, फिर इनकी पूरे साल की फीस भी जाती है वो भी ठीक ठाक होती है, जाहिर बात है लाखों में होती है तभी आप जाते हैं। तो अगर लाखों में आप जा रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत करके चले जाओ, इतनी सी बात है। इंग्लिश सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि हम वो उसको प्रोफिशिएंट बना नहीं सकते। ठीक है, तो टू टेस्टिंग इसमें बॉडीज होती हैं। इसमें देखें अब टू नहीं है, अब थ्री हो गई है। एक ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू हम टेस्ट देते हैं, ठीक है, एक एयू है और एक आईडीपी है। ठीक है, ये सेंटर्स होते हैं जहां पे जैसे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं इसी तरह इनके भी सेंटर्स होते हैं। तो ये टू टेस्ट फॉर्मेट्स हैं, आयल्स एकेडमिक्स और आयल्स जनरल ट्रेनिंग के, ठीक है, और ये कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। और इसकी जो स्कोरिंग होती है ना वो 1 से 9 होती है, यानी कि 1 to 9 बैंड्स है और आपने ये स्कोर करना है। ठीक है, इसके बीच में आपने क्या परफॉर्म किए उसकी बेस पे आपके मार्क्स आते हैं। अब आयर्स जो है वो, व्हाट इज आयर्स, ये वो टेस्ट है दैट इज डिजाइन टू एक्यूरेटली measure a candidate's ability to communicate in English across all four language skills such as listening, reading, writing and speaking। ठीक है, ये टेस्ट है जो डिजाइन किया गया ताकि आप एक्यूरेटली मेजर कर सकें एक कैंडिडेट की एबिलिटी। ठीक है, कि क्या वो एबल भी है कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकेगा अक्रॉस ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स, उसकी लिसनिंग कैसी है, उसकी रीडिंग कैसी है, उसकी राइटिंग कैसी है और उसकी स्पीकिंग कैसी है। इस बेस के ऊपर आपके बैंड्स आते हैं। ठीक है, तो आयल्स जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करना है इन फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल सीकिंग टू स्टडी वर्क और लिव इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर रहना है, वहां पे स्टडी करना है, वहां पे वर्क करना है, तो आपको ये हेल्प आउट करता है। उसके बाद देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द 4 मॉड्यूल्स लिसनिंग। पहला अब हम देखते हैं कि अब हम 4 मॉड्यूल्स इसके देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू हम आयर्स के एग्जाम्स देते हैं। तो जो पहला पहला मॉड्यूल आता है वो आता है लिसनिंग, कि आपकी लिसनिंग कैसे है। और इसमें होता क्या है, टू असेस द लिसनिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। एक इंसान की, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई अंग्रेज आ जाता है, वो आपसे कोई सवाल पूछता है, तो क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे? वो आपको कुछ गाइड करता है, आपका टीचर आपको कुछ गाइड करता है, तो क्या वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे? कोई प्रॉब्लम आपको कुछ शेयर करता है तो क्या वो आप सोल्यूशन उसका ले आएंगे? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी लिसनिंग एबिलिटी है कि आपको इंग्लिश लिसन करने में क्या, मतलब आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हो। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली आपके सामने एक ऑडियो प्ले की जाती है, 1 और 2 मिनट्स, 1 या 2 मिनट की एक ऑडियो होती है जो आपके सामने प्ले की जाती है, आर गिवन एट द एंड टू रिव्यू योर आंसर्स। और टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 40 होते हैं टोटल। ठीक है, उसमें आपके टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। फर्दर आगे अगर हम जाएं, 4 सेक्शंस का मतलब है 4 ऑडियोज प्ले होनी है, और उन 4 ऑडियोज के अकॉर्डिंग आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे। उन सवालों के आपने जवाब देने होते हैं, या वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या वो एमसीक्यूज होते हैं, या वो ट्रू फॉल्स होते हैं। ठीक है, या वो ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह का कुछ आ जाता है जो आपने कंप्यूटर बेस्ड पेपर जो है वो देना होता है। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं होती, जस्ट यू हैव टू एनहांस योर लिसनिंग। लिसनिंग में वो आपको कुछ घुमा फिरा के भी कर सकता है। वो जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं हम उनकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवाते हैं, तो मैं एक चीज बता दूं, टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, बट प्रैक्टिस स्टूडेंट ने करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके बैंड स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टू। फर्स्ट सेक्शन जो होता है, जो सेक्शन नंबर 1 होता है, वो आपका आ जाता है कन्वर्सेशन। ठीक है, उस पहले सेक्शन के अंदर एक कन्वर्सेशन होती है, 2 लोग होते हैं जो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, सच एज अ डिस्कशन अबाउट ट्रैवल अरेंजमेंट्स, बुकिंग एकोमोडेशन और विजिटिंग अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये बिल्कुल ऐसे आप ट्रैवल कर रहे हो ना, 2 बंदे बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, और एक थर्ड पर्सन है, उसको आंसर करना है कि इन दोनों ने क्या बात की है, और ये उस हिसाब से आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी जाएंगे। आपको बस वो जो है सॉल्व करने होते हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर नाम है तो कैपिटलाइजेशन उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं। अगर उन्होंने एंड पे एस या ईएस का भी गलती हो जाए ना तो वहां पे आपका वो 0 हो जाते हैं मार्क्स। ठीक है, तो ये आपने बड़े गौर से अपनी लिसनिंग इम्प्रूव करनी है। हम क्योंकि एक मल्टीलिंगुअल है ना, हमारा हम उर्दू भी बोल रहे हैं, हमारी डायलेक्ट भी है, या हम पंजाबी हैं या हम सराइकी हैं, जो भी है।
लेकिन इंग्लिश इस तरीके से हम नहीं ना बोलते हैं ना सुनते हैं। इस वजह से अक्सर बच्चे जब लिसनिंग का टेस्ट देते हैं ना, तो शुरू शुरू में ना उनको थोड़ी इरिटेशन भी हो रही होती है। बट वो जब डेली बेसिस पे वो देते रहते हैं टेस्ट, पहले हम स्टार्टिंग में उनको लेके चलते हैं एक टेस्ट के साथ, फिर दो टेस्ट के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनके टेस्ट बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लिसन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये हम सारी चीजें आपको बताते हैं ड्यूरिंग लिसनिंग के, अब ये देखो ये लिसन करना है और इसमें किस तरीके से आपने उसको देखना है, सच एज नेम, डेट्स, टाइम एंड लोकेशंस। ठीक है, अब हम उसी में आपको सारा बताते हैं कि फोकस किस जगह पे करना है लिसनिंग के अंदर। जैसे नेम्स होती हैं, अगर वहां पे नेम्स बोले जा रहे हैं, डेट्स बोली जा रही है, टाइम बोला जा रहा है या लोकेशन बोली जा रही है। उसके बाद लिसनिंग का जो सेकंड सेक्शन होता है उसको कहते हैं मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है एक बंदा बात कर रहा है, एक बंदे की कोई स्पीच होगी जो वो बात कर रहा है। तो मोनोलॉग जो है, जो फर्स्ट सेक्शन है ना, उसके हिसाब से थोड़ा इजी होता है क्योंकि एक बंदा बात कर रहा है, तो उसकी कन्वर्सेशन को समझना आसान है और फिल भी करना आसान है। एक चीज याद रखिएगा कि जब मार्क्स लेने होते हैं, हम अपने पेपर्स की तैयारी करते थे, पेपर्स में हम देखते थे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये मार्क्स गेनिंग है, ये वाला क्वेश्चन मार्क्स गेनिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं लिसनिंग में कहूँ ना कि कोई सेक्शन मार्क्स गेनिंग है, वो मोनोलॉग है, इसमें नंबर पूरे करने हैं। ठीक है, तो इसके सेक्शन में क्या होता है, कैंडिडेट लिसन टू अ मोनोलॉग। एक मोनोलॉग यानी कि खुद कलामी जिसे कहते हैं, या एक अकेला बंदा जो बात करता है टिपिकली, या वो एक स्पीच होती है या प्रेजेंटेशन होती है, और जनरल टॉपिक्स सच एज द टूर गाइड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिक साइट। जस्ट लाइक एक टूर होगा जो कि आपको किसी हिस्टोरिक साइट के बारे में बता रहा होगा, एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर होगा जो डिस्कस करेगा an academic subject or a public announcement about an event. Again, candidates must listen for specific details, beta, and main points. उसके बाद सेक्शन 3 है जो कि कन्वर्सेशन का आ जाता है। ठीक है, अगेन जैसे सेक्शन 1 है ऐसे ही सेक्शन 3 होता है आपका। सेक्शन 1 में भी कन्वर्सेशन है और सेक्शन 3 में भी कन्वर्सेशन है। इसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है बेटा बीच स्क्रीन में ना, तो इनको नजर नहीं आएगा सही। बंद कर। अब सिमिलर टू सेक्शन 1, सेम जैसे सेक्शन 1 है, क्योंकि कन्वर्सेशन है, डायलॉग है दो बंदों के दरमियान, तो वो फीचर करता है कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर स्पीकर्स को, सच ऑफन इन एकेडमिक और एजुकेशनल सेटिंग। अब यहाँ पे होता क्या है, कोई एकेडमिक या एजुकेशनल सेटिंग होती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी सेमिनार और अ स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप। द कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ प्रोफेसर, अ ग्रुप डिस्कशन अबाउट अ रिसर्च प्रोजेक्ट और अ प्लानिंग मीटिंग फॉर अ ग्रुप असाइनमेंट। ठीक है, कोई असाइनमेंट से रिलेटेड या इससे रिलेटेड हमारी कोई डिस्कशन होगी। ठीक है, वो एकेडमिक से रिलेटेड हो सकती है, किसी प्रोफेशन से, किसी रिसर्च प्रपोजल से। ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन 4 में जाते हैं कि उसमें लिसनिंग क्या होती है बेसिकली। सेक्शन 4 के अंदर हम ये देखते हैं, द फाइनल सेक्शन टिपिकल इन्वॉल्व्स अ मोनोलॉग सच एज अ लेक्चर और अ प्रेजेंटेशन ऑन एन एकेडमिक टॉपिक। अब यहाँ पे भी आपके पास एक एकेडमिक लेक्चर आ जाता है सेक्शन 4। ठीक है, और ये भी कोई मतलब वन वन मैन शो होता है, एक ही बंदा बात करता है, मोनोलॉग है, जैसे कि एक लेक्चर होगा या प्रेजेंटेशन होगी किसी एकेडमिक टॉपिक के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लिसनिंग में देखें तो हमारे पास चार तरह के सवाल है। पहला और तीसरा तकरीबन एक जैसे, यानी कि उनमें डायलॉग है, कन्वर्सेशन है बिटवीन टू या दो से ज्यादा लोगों में। और जो सेकंड और फोर्थ है उसमें मोनोलॉग है। सिर्फ क्या है कि थोड़े टॉपिक्स डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन डायलॉग और मोनोलॉग के हिसाब से आपका सेकंड और फोर्थ सेक्शन जो है वो तकरीबन एक जैसा होता है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या होगा कि एक सेक्शन में अगर ट्रू फॉल्स आ रहे हैं तो दूसरे में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तीसरे में आपको किसी चार में से एक को सिलेक्ट मल्टीपल चॉइस आ जाएगा, और एक के अंदर आपको वैसे ही लिसन करके आपको गेस करना होगा कि वर्ड क्या था। ठीक है, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लिसन फॉर मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड द स्पीकर्स ओपिनियन और कंक्लूजन। ठीक है, उनको गौर से सुनना होता है मेन आइडियाज को देख के। ठीक है, और लिसनिंग के अंदर ईच सेक्शन इज फॉलोड बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चन विच में इंक्लूड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेम मैंने जैसे अभी बताया आपको कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग
labeling diagrams or maps, completing summaries or sentences, and short answers questions. Candidates have time to read questions before listening to audio recording, and they can type their answer on the question paper as they listen. ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं और कैंडिडेट्स के पास एक टाइम होता है, वो आपको राउंड अबाउट 2 से 5 मिनट देते हैं कि आप एक दफा ना पहले तो इसको सुन लें और क्वेश्चंस को एक दफा फुली रीड कर लें। जैसे आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है तो बोर्ड वाला जो सुपरिटेंडेंट होता है वो आपको क्या कहता है, सारे क्वेश्चन एक दफा रीड कर लें। तो दे विल गिव यू द टाइम फॉर रीडिंग, और जैसे ही आपका वो जो क्वेश्चन है वो एंड हुआ वो करेगा तो वो आपको कहेगा आपके पास अब इतने मिनट्स हैं, आप इसको रीचेक भी कर लें। वो आपको ये अलाउ करते हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट अ बिग डील, जस्ट द थिंग इज कि उस टाइम पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो या टेस्ट सेंटर के अंदर हो तो आप लोगों ने सिर्फ अपने आप को रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स रखना है। और वो आप तब रखेंगे जब आपको डेली बेसिस पे हम इतने टेस्ट कराएंगे, इतने टेस्ट करवाएंगे कि आपका डर खत्म हो जाएगा। आपको डेली हम रिकॉल कराएंगे कि इस वक्त आप एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं और आपके कानों में हेडफोन्स लगे हुए हैं और बैठ के जी आप शुरू हो जाए। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं एक चीज याद रखिएगा कि लिसनिंग के अंदर ना एक तो फोकस बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो स्टूडेंट नहीं करते। ठीक है, नंबर 1 फोकस, नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग। वो घुमा के ना आपको जो मेन पॉइंट होता है ना वो कहीं और ले जाते हैं, आंसर किसी और पॉइंट के अंदर होता है। और जिन लोगों का, जो लोग थोड़े जल्दबाज होते हैं ना वो लिसनिंग का टेस्ट जल्दी क्लियर नहीं कर पाते। उनके आएंगे 3.5 बैंड, 5 बैंड, 6.5 बैंड, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 8.5 बैंड का है। ठीक है, तो ये चीज आपने ख्याल करनी है इसके अंदर। अच्छा जी, लिसनिंग सबको क्लियर हो गई है? ये आपके सामने जी सैंपल क्वेश्चन आ गया है। ये आपके सामने एक सैंपल क्वेश्चन है और ये हम आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करवाएंगे जब आप जो है वो इसके हमें मतलब ज्वाइन करेंगे और फर्दर हम फिर आप लोगों को 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। ये बिल्कुल आपके सैंपल क्वेश्चंस है। ये देखें, ये जो है ना इस तरह के आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जो आपने करने होते हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं। जैसे कॉस्ट इस तरह से लिखी हुई होगी कि जी कॉस्ट बता दें, मंथ्स बता दें, कितने रूम्स हैं वो बता दें, मतलब इस तरह की कुछ फैमिली मेंबर्स कितने हैं और ये वो सारा। तो ये चीजें हमने बड़े गौर से इसमें देखना होता है कि कोई जो चीज जो मेजर पॉइंट्स जो हैं वो हमने उसको गौर से देखना होता है कि मतलब, और वो आप तब कर सकते हैं जब आप फुली फोकस होके क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका आधा जवाब ना सवाल के अंदर होता है। ठीक है, बाकी जो आंसर है वो आपने लिसनिंग पार्ट से खुद आइडेंटिफाई करना है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन क्लास रिगार्डिंग रीडिंग, इज इट क्लियर? हाँ जी, क्लास क्लियर है, मुझे चैट में बता दीजिए। मुश्किल तो नहीं लग रहा? क्लियर हो गया? ओके, हाँ जी, क्लास क्लियर है। तो इसी तरीके से इसके बाकी मॉड्यूल्स भी इसी तरह से होते हैं जिसमें हमारे इसी तरह से कुछ हमारे पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चन के जो कि हमने सॉल्व करने होते हैं। अब नाउ व्हाट इज रीडिंग? रीडिंग टेस्ट नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होता है, जो सेकंड मॉड्यूल होता है वो आपका रीडिंग का होता है। सेम उसी तरीके से देखें, आपके पास जो लिसनिंग है इसमें आते हैं आपके पास 40 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपके पास टाइम यहाँ पे 30 मिनट्स का होता है। 30 मिनट के अंदर अंदर वो टाइमर लगा देते हैं वहां पे और आपको 30 मिनट के अंदर ये मॉड्यूल क्लियर करना होता है। आपने जो कर दिया वहां पे, जैसा कर दिया आपके उतने नंबर वहां पे लग जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखें कि जो आपके 1 to 9 बैंड्स होते हैं, 1 से लेके 9 बैंड्स, ठीक है, 1 to 9 बैंड्स जो हैं वो इस तरह से होंगे कि अगर आपने 30 क्वेश्चंस आंसर कर दिए तो यू विल गॉट 6 बैंड्स, और अगर वो 35 क्वेश्चंस आ गए तो वो 6.5 बैंड। ठीक है, तो इस तरीके से सॉरी 7 बैंड्स हो जाएंगे, और इसी तरीके से ऑनवर्ड्स आपके जो बैंड्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अंदाजा लगाएं कि कम से कम आपने 6.5 बैंड्स अगर लेने हैं या 6 बैंड्स आपने लेने हैं, तो एटलीस्ट आपके 30 क्वेश्चंस 40 में से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जितने ज्यादा आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे उतने ज्यादा आपके बैंड्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद रीडिंग। टोटल क्वेश्चंस इसके अंदर सेम उसी तरीके से 40 होते हैं, लेकिन रीडिंग के अंदर आपके पास टोटल टाइम 60 मिनट्स का होता है। पाकिस्तानी नॉर्मली हमें बुक रीडिंग की आदत नहीं होती। हम सिर्फ किताब उस वक्त बोलते हैं जब एग्जामिनेशन सर में होते हैं, या कोई थीसिस या असाइनमेंट मिल जाए, या सर पे आई हुई हो। ठीक है, तो हम उस टाइम पे जो है किताब पढ़ते हैं। अगर आपने मार्क्स गेन करने हैं ना और आयर्स में अच्छा बैंड स्कोर करना है, तो मैं यही कहूंगी कि आयर्स का लिसनिंग और आयर्स का रीडिंग, इसमें से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर ले। ठीक है, ये मार्क्स गेनिंग है अगर आपने इसमें थोड़ी सी मेहनत कर ली तो। ठीक है, रही बात राइटिंग की और स्पीकिंग की, तो देखिए राइटिंग जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं, कोई राइटिंग में आपके एकेडमिक ऐसेज आ जाते हैं ना। तो राइटिंग में जब आप कोई ऐसे लिखते हैं जो कि 150 मार्क्स 150 वर्ड्स का आपने लिखना होता है, ठीक हो गया। अब हम जब ऐसे लिखते थे तो हम क्या करते थे, अल्लाह करे वो जो पेपर है ना वो किसी अच्छे एग्जामिनर के पास चला जाए, राइट। इधर भी सेम वही सिचुएशन है। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख तो देंगे, बट लेट्स सी हु इज द एग्जामिनर टू टेक योर टेस्ट। इसी तरह स्पीकिंग में भी ऐसे ही है। स्पीकिंग में अगर तो आपको मिल गया ना, सॉरी, यस, स्पीकिंग में जो आपका इंटरव्यू करेगा बंदा, और क्यू कार्ड्स भी आपको दिखाएगा, पहले वो आपसे इंटरव्यू करेगा, फिर वो आपसे क्यू कार्ड आपको दिखाएगा, फिर आपको कहेगा इस पे बोले, लाइक ट्रैवलिंग पे आपने बोलना है या एनी हाउ जिसके ऊपर भी आप बोलेंगे। तो अगर तो वो निकल आया पाकिस्तानी, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं, तो उसने आपके इतने नुक्स निकालने हैं कि वो आपको 5.5 6 पॉइंट से ऊपर नहीं देगा। लेकिन अगर अंग्रेज नजर आ गया ना स्पीकिंग में, कोई अंग्रेज हुआ और वो ऑनलाइन बैठा हुआ और उसने आपसे स्पीकिंग का टेस्ट लिया, तो वो बड़े पोलाइट होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। वो आपको 7 बैंड्स भी दे देंगे, वो आपको 7.5 भी दे देंगे। तो जहां पे नसीब नसीब की बात है ना, वहां पे आप जो है टेक्निक्स को जरूर फॉलो करें। लेकिन अगर आप फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स अच्छे से कर लें, अब देखिए मेरा अपना कजन है, उसने 8.5 बैंड स्कोर किए हैं आईएलटीएस में आउट ऑफ 9, माशाल्लाह। और रीडिंग में उसने 9 आउट ऑफ 9 लिया। लिसनिंग में उसने 8.5 ले लिया। और बाकी दो में 8 8 बन गए 8.5 एग्रीगेट। इट मीन्स के मार्क्स आते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात है कि देखें, बात वहीं पे आ गई कि जो आपको फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स अगर मार्क्स दे सकते हैं, तो मैक्सिमम आप इन 2 मॉड्यूल्स पे प्रैक्टिस कर लें। अब रीडिंग में भी वही इसी तरह से हो गया, ट्रू फॉल्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे या जो भी, बट इट बेस्ड ऑन द रीडिंग कि आपकी रीडिंग कितनी स्ट्रांग है। अब वो पूरा पूरा पैसेज होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, उसकी बेस पे आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, और इफ यू हैव अ वेरी वीक, मुझे अभी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिले हैं जो कि जब हमारे पास आते हैं ना टेस्ट देने के लिए, या वो हमें ये बताते हैं कि हमने फलानी एकेडमी से तैयारी की थी और हम रीडिंग में फेल हो गए, तो हमें बड़ी हैरानी होती, रीडिंग में फेल हो गया। अब आप यहाँ भी सिर्फ स्टूडेंट का मेंटल कैलिबर देख लें कि क्या है। और फिर देखिए हमारी एकेडमी के अंदर, ई वेसन के अंदर, हम आपको अलाउ ही नहीं करते आप टेस्ट दें जब तक कि हम आपको थंब अप नहीं कर देंगे कि अब बेटा जाओ, अब जाके ना एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ जाओ, अब आप टेस्ट क्लियर कर चुके हो हमारी तरफ से। हम अलाउ ही नहीं करते। हमारे पास एक ऐसी स्टूडेंट आई थी जो सिंध से थी, और सिंध सिंध में जो लहन होता है ना, वो इंग्लिश बोल भी लेना तो वो सिंधी बोल रहे होते हैं। ठीक है, और लिटरली हमने उसको स्पीकिंग की प्रैक्टिस सिर्फ करवाई थी, एंड शी क्लियर्ड स्पीकिंग एंड रीडिंग बोथ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बड़े अच्छे बैंड्स आ गए थे। लेकिन उसमें हमारी शर्त हमारी ये थी कि जब तक हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे ना, तुमने ना रीडिंग देना है दोबारा, ना तुमने स्पीकिंग देना है। वो 2 बैंड्स में फेल हो गई थी।
और अच्छा, एक और चीज ये, इन केस आप किसी एक बैंड में फेल हो जाते हैं तो अब आयर्स जो है, जो आपके टेस्ट सिस्टम्स है, वो आपको अलाउ करते हैं कि आप किसी एक बैंड को रिपीट भी कर सकते हो जिसमें आपके मार्क्स कम है, या अगर आप फेल हो जाते हो तो वो आपसे बहुत कम चार्ज करके, वैसे तो अभी 75 के आई थिंक फी है टेस्ट की ना, अगर आप बुक करवाते हैं तो। अगर आप पहले से बुक करवाते, कोशिश करें कि जो आप टेस्ट बुकिंग करवाएं ना वो 6 मंथ्स पहले ही करवा लें। आपकी मर्जी की डेट्स होनी चाहिए। नंबर टू ना, जब आप टेस्ट बुक करवाते हैं ना तो आपको वो पोर्टल दे देते हैं जिसके ऊपर आप टेस्ट की प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। तो जब आपको वो पोर्टल मिल जाता है, जो ऑफिशियल पोर्टल मिल जाता है, तो वहां पे आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाती है। बस वहां पे वो टेस्ट देने के लिए आपको टीचर की जरूरत होती है जो कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा होता है कि जी आप यहाँ से ऐसे करें। और ऑब्वियसली स्पीकिंग के लिए जो है, स्पीकिंग क्योंकि एक स्पीकिंग में टाइम लगता है स्टूडेंट की, और एक राइटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग नहीं है उस तरीके से कि टू दी पॉइंट कैसे लिखना है, और एकेडमिक्स में किस तरीके से आपने जो है राइट करना है, या कोई भी टॉपिक आ जाए तो उस पे बोलना कैसे और उस पे लिखना कैसे। ठीक है, यहाँ पे आगे हमें स्टूडेंट के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि लास्ट टू, वैसे तो हमें चारों पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो आखिरी दो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें जाके हम स्टूडेंट के साथ जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और जो स्पीकिंग है उसके अंदर फिर हमारे पास इसके अलावा भी एकेडमी में हम स्टूडेंट को कहते हैं, या तो आप हमसे, अगर आपकी क्रिएटिव राइटिंग लो है तो आप ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग कर लें, और अगर आप जो है आपकी क्रिएटिव राइटिंग ठीक है तो नो इशू, आप स्पोकन के कोर्सेज में, उसमें हम इन डिटेल स्टूडेंट को स्पीकिंग प्रैक्टिसेस करवाते हैं, लेकिन वो फिर फुल मंथ हम सिर्फ उसकी स्पीकिंग के ऊपर ही वो करते हैं। अदरवाइज अगर आयल्स का हम देखें तो हम आप लोगों को राउंड अबाउट 4 वीक्स के अंदर आयल्स की तैयारी करवा रहे होते हैं, और 4 वीक्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको 1 मंथ और देते हैं जिसमें आप प्रॉपरली हमें टेस्ट देते हो डेली बेसिस पे। और जब तक आप एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं बैठ जाते हम आपके साथ इंटरलिंक रहते हैं। ठीक है, रिजल्ट भी आ जाएगा तो हम स्टूडेंट के साथ बैठे हुए होते हैं, हाँ मतलब लाइक के भाई बताओ क्या हुआ कैसे हुआ, तो हम हमारे जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, प्रीवियस स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनका टेस्ट कैसा आया और क्या हुआ, तो वो हम अपने जो करंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम बता रहे होते हैं पिछले वाले ने ये गलती की है, ये नहीं करना, वहां पे सुपरिटेंडेंट ऐसा था, एग्जामिनर ऐसा था, स्पीकर ऐसा था, इंटरव्यूअर ऐसा था, सो बी केयरफुल अबाउट दिस टाइम कि आपने ये गलती नहीं करनी वहां पे जाके। तो वहां पे हम स्टूडेंट्स को ये छोटी छोटी चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर करके चले वो करते हैं। तो ये है जी सारा। और यहाँ तक अब मुझे ये बताएं कि किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। फेल बैंड